हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक माई कैरियर चैनल आपका स्वागत करता है। आज हिंदी साहित्य की पहली कक्षा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए आगामी वर्ष 2020 की परीक्षा के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में किन प्रश्नों को साहित्य से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसकी परिचर्चा हम लोग करते हैं। आप लोगों को सबसे पहली जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि साहित्य का अध्ययन तो हम में से सभी विद्यार्थी करते हैं, लेकिन बात ये रह जाती है कि हम में से सफलता हर किसी विद्यार्थी को नहीं मिलती। उसमें उन्हीं विद्यार्थियों को सफलता मिलती है जो अग्रणी भूमिका निभा पाते हैं या बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी साबित कर पाते हैं। यानी बाकी और विद्यार्थियों को किसी कारणवश छूट जाना पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार हम लोग अपनी योजना तैयार करें, जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। उसके लिए हमें कैसे अध्ययन करना चाहिए, उसी को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन, काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर, जो हर वर्ष यानी प्रत्येक परीक्षा में 2-4 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को कैसे हल करें, यानी आज का हमारा विषय या पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन, काल विभाजन एवं नामकरण। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन हमारा पहला पार्ट होगा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात हम लोग चल रहे हैं करने। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, साहित्य का इतिहास लेखन, लेखन, यहाँ पर बात आती है कि पहला एक प्रश्न बन जाता है कि हिंदी साहित्य का वास्तविक लेखन कब शुरू हुआ, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्तविक लेखन कब शुरू हुआ, ये प्रश्न बनता है। यानी ये लेखन कब से शुरू हुआ है। इसमें प्रश्न बनाया कि हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लेखन कब शुरू हुआ। अब बात यहां आई कि हिंदी साहित्य के वास्तविक इतिहास लेखन की बात कर रहा है कि कब शुरू हुआ। तो अब हमारा उत्तर क्या होता है, इसका जवाब हमारा 19वीं शताब्दी आता है। यानी हम लोग इसके जवाब में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो बात आती है कि 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 19वीं शताब्दी के वास्तविक इतिहास लेखन से पूर्व भी साहित्य का इतिहास लेखन हुआ था, साहित्य के इतिहास लेखन पर कुछ विचार किया गया था। तो मैं विद्यार्थियों आपको ये बता दूं कि 19वीं शताब्दी तो सच में हिंदी साहित्य के वास्तविक इतिहास लेखन से संबंधित है, लेकिन 19वीं शताब्दी से पूर्व भी इतिहास लिखा गया और 19वीं शताब्दी के पश्चात भी इतिहास लिखा गया। तो हम लोग एक अवलोकन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार इतिहास लेखन हुआ था। तो सबसे पहले अब अगली हेडिंग हम बनाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी से पूर्व। तो अब हमारा अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी से पूर्व। 19वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास लेखन। तो जहां तक 19वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास लेखन की बात है, 19वीं शताब्दी से पूर्व जो इतिहास लिखा गया उसे इतिहास सच्चे अर्थों में इतिहास नहीं कहा गया। अगर वह सच्चे अर्थों में इतिहास होता तो फिर 19वीं शताब्दी में वास्तविक इतिहास की चर्चा न होती। फिर भी वो इतिहास ग्रंथ न रह करके संदर्भ ग्रंथ बन गए। फिर भी वो ग्रंथ कौन से थे, जिनमें आपको ध्यान होगा कि 2 वार्ता ग्रंथ हमारे सामने आते हैं और दोनों वार्ता ग्रंथ आपको पता होंगे कि इनके रचयिता गोकुलनाथ थे। गोसाई गोकुलनाथ इन वार्ता ग्रंथों के रचयिता थे। गोसाई गोकुलनाथ, ये गोसाई गोकुलनाथ ने 2 वार्ता ग्रंथ लिखा, जिनमें पहले वार्ता ग्रंथ का नाम था 84 वैष्णवन की वार्ता, और 84 वैष्णवन की वार्ता के बाद
इनका जो दूसरा ग्रंथ था वो था 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दो वार्ता ग्रंथ हैं जिसमें आपको पहले से भी बोध होगा कि 84 वैष्णवन की वार्ता में 84 कृष्ण भक्त कवियों की जीवनी है, उनकी रचनाओं का संदर्भगत वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वान इसे इतिहास की श्रेणी में रख रहे थे। इसमें 252 वैष्णव कवियों की जीवनी है और उनकी रचनाओं का भी संदर्भगत वर्णन मिलता है, इसलिए इन्हें आरंभिक में या हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास लेखन का जो प्रयास किया गया था वो यहाँ से मिलता है, यानी दो वार्ता ग्रंथों के रूप में मिलता है, जिनमें पहला वार्ता ग्रंथ और दूसरा वार्ता ग्रंथ ये दो रूपों में हमारे सामने आया। अब मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो वार्ता ग्रंथ हमारे सामने 84 वैष्णवन की वार्ता दिखाई दे रही है, ये रचना और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये रचना दोनों वैष्णव भक्त कवियों की जीवनी है। ध्यान रखिएगा कि कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार इन रचनाओं को जीवनी भी मानते हैं और आरंभिक लेखन, जीवनी का आरंभिक लेखन भी इन्हीं रचनाओं से शुरू हो जाता है। तो इनमें कवियों के रचनाओं और उनके जीवन का परिचय मिलता है। चूंकि इनका विवरण जो है वो क्रमवार नहीं है, इतिहास दृष्टि का अभाव है, इसलिए इन रचनाओं को सिर्फ संदर्भ ग्रंथ मान लिया जाता है। तो ये दोनों ग्रंथ हो गए और तीसरा ग्रंथ जो हमारे सामने है वो है भक्तमाल। भक्तमाल और अष्टयाम। आप जान रहे होंगे कि भक्तमाल और अष्टयाम जैसी रचनाएं ये नाभादास की हैं और नाभादास को भी आप लोग जान रहे हैं, ये भी वैष्णव भक्त ही हैं। तो भक्तमाल और नाभादास के बाद अगली जो रचना थी वो कालिदास हजारा है। कालिदास हजारा, ये कालिदास हजारा जो है ये कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कालिदास त्रिवेदी। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये कुछ आरंभिक ग्रंथ मिलते हैं जिन्हें इतिहास की श्रेणी में रखने की कोशिश करके इनका मूल्यांकन किया गया, किंतु इन रचनाओं में इतिहास दृष्टि, कालक्रमानुसार कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय और मूल्यांकन परक दृष्टिकोण जो कि इतिहास की शर्त होती है, वो ये रचनाएं पूरी न कर सकी। इसलिए इन रचनाओं को, जो भी 19वीं शताब्दी से पहले की रचनाएं मिलती हैं जो भारतीय साहित्यकारों द्वारा रचित हैं, इन रचनाओं को इतिहास ग्रंथ न मान करके इन्हें केवल संदर्भ ग्रंथ माना गया। इनको कहा गया कि ये वो रचनाएं हैं जो इतिहास लेखन में सहयोगी हो सकती हैं। इतिहास लेखन में अगर तथ्यात्मक वर्णन की आवश्यकता पड़ती है तो इनको स्रोत माना जा सकता है, लेकिन इनको इतिहास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतिहास मानक कोई भी प्रकार का ये ग्रंथ पूरा नहीं कर पाते। कोई ग्रंथ कब इतिहास बन पाता है, उसके जो कह लीजिए कि उसकी जो शर्तें होती हैं, उसके जो तथ्य होते हैं, उसके जो तत्व होते हैं, वो कुछ भी ये ग्रंथ पूरा नहीं कर पाते। बस ये कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय मात्र दे पाते हैं। तो इसलिए इन्हें केवल वृत्त संग्रह भी कहा जा सकता है, यानी ये वृत्त संग्रह हो गए, इनको हम इतिहास नहीं कह सकते। या तो ये वृत्त संग्रह हैं या तो ये संदर्भ ग्रंथ हैं, लेकिन कभी कभी रचनाओं को पूछा जाता है और इस संदर्भ में पूछा जाता है कि इनके रचनाकार कौन थे। मैं यहाँ से एक बात और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको जरूर जाने रहिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ प्रश्न आता है। यहाँ जैसे आप लोगों ने वल्लभाचार्य का नाम सुना होगा, वैष्णव भक्त वल्लभाचार्य कृष्ण के बड़े ही कह लीजिए उपासक थे ये लोग। वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोसाई विट्ठलनाथ, इनका भी नाम आप जानते होंगे, गोसाई विट्ठलनाथ जी का। ये गोसाई विट्ठलनाथ सूरदास के गुरु भाई थे और इन्हीं गोसाई विट्ठलनाथ के बेटे गोसाई गोकुलनाथ थे। गोसाई गोकुलनाथ। अब ध्यान दीजिएगा कि ये गोसाई गोकुलनाथ ही वार्ता ग्रंथों के रचयिता हैं। तो गोसाई गोकुलनाथ ने इन वार्ता ग्रंथों में क्या किया है,
जो 84 वैष्णवन की वार्ता है उसमें 84 जो वैष्णव भक्त हैं, ये 84 वैष्णव भक्त कौन हैं? जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। यानी गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों की जीवनी लिखी है? तो उन्होंने वल्लभाचार्य के 84 वैष्णव शिष्यों की जीवनी लिखी है। जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता में ये 252 वैष्णव कवि किसके शिष्य थे? गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो इन्होंने जीवन चरित्र लिखा और 84 और 252 के नाम से लिखा। तो किसमें किसकी जीवनी है? कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है। तो एक नया प्रश्न ये भी आपके सामने हो गया कि गोसाई गोकुलनाथ किसके पुत्र हैं? विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ किसके पुत्र हैं? वल्लभ के। तो ये कृष्ण भक्त कवियों की एक श्रृंखला है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बात यहां पर हमारी समाप्त हो गई कि 19वीं शताब्दी से पूर्व जो इतिहास लेखन हुआ वो इतिहास लेखन संदर्भ ग्रंथ या वृत्त संग्रह मात्र बनकर रह गया, उन्हें इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सका। अब आगे एक सवाल यहां पर आता है कि 19वीं शताब्दी में जो इतिहास लेखन हुआ, अब वह इतिहास लेखन वास्तविक इतिहास लेखन है। तो 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन कहां से शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी का इतिहास लेखन, अब जरा सा आपको 19वीं शताब्दी का इतिहास लेखन जो देखना है विद्यार्थियों, ये आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी का इतिहास लेखन जब शुरू हुआ तो अब यहां पर दो प्रश्न सामने आता है। एक होता है पहला प्रयास और दूसरा होता है पहला इतिहास। अब बात यहां पर फिर देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसने किया? यानी 19वीं शताब्दी में जो हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लेखन शुरू हुआ उसमें हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास था वो किस विद्वान द्वारा किया गया? फिलहाल जब वो प्रयास है तो इतिहास नहीं बन सका, तो किसी और विद्वान ने पहला इतिहास लिखने की कोशिश की और वह पहला इतिहास किसकी रचना को माना जाएगा? इस पर दो प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो इस पे जो पहला बार बार प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने का पहला प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका जवाब आता है गारसा द तासी। तो ये गारसा द तासी जो थे, ये इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया था। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास और हिंदी का पहला व्याकरण दोनों ही विदेशियों द्वारा लिखा गया। हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से जेसुआ केटलर ने व्याकरण लिखा, जबकि इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से फ्रेंच में गारसा द ताशी ने, और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अंग्रेजी में ग्रियर्सन ने ये इतिहास लिखा, और ये दोनों विदेशी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास है, अगर वो गारसा द तासी ने किया है, तो अब हमको सबसे पहले गारसा द तासी और उनके इतिहास को जानना है। तो अब हम पहले गारसा द तासी और उनके इतिहास को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी अब हमारा नंबर 1 पर यहीं से इतिहास का वास्तविक लेखन आरंभ होता है और यहीं से आपको प्रश्न बार बार मिलेंगे। तो अब पहली हेडिंग आपकी होगी गारसा द तासी एवं उनका इतिहास लेखन। तो गारसा द ताशी और गारसा द ताशी का इतिहास लेखन जो है ये हमको समझना है। तो गारसा द ताशी पहले आएगा कि कौन थे, इनके बारे में कभी कभी प्रश्न बनता है कि ये गारसा द ताशी कौन थे। तो गारसा द ताशी के विषय में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर ये आपके सामने आता है कि गारसा द ताशी फ्रांस के मूल निवासी थे। पहली बात। दूसरी बात, ये उर्दू के प्रोफेसर थे, उर्दू के प्राध्यापक थे। ठीक। और तीसरी बात,
साहित्य इतिहास लेखक थे। इनके विषय में ये 3 बातें आपको जाननी है। पहला सवाल बार बार पूछा जाता है कि गार्सा दताशी कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये फ्रांस के मूल निवासी थे और ये गार्सा दताशी आपके उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किया। जब भी प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया, वो इतिहास लेखन गार्सा दत्ताशी के द्वारा किया गया। अब अगला सवाल ये है कि गार्सा दत्ताशी की पुस्तक किस नाम से जानी जाती है। तो अगला सवाल हमारा पुस्तक के संदर्भ में रहेगा। तो गार्सा दत्ताशी की पुस्तक यानी इतिहास इनका कौन सा है, इतिहास इन्होंने किस नाम से लिखा है। इनका इतिहास पहला पूछा जाता है किस नाम से है, किस नाम से है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस पर पूछा है कि भाषा क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इस इतिहास लेखन की भाषा क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है इस इतिहास लेखन में पद्धति क्या है, कौन सी पद्धति को इन्होंने अपनाया है। इसके बाद इसमें पूछता है कि कवियों व लेखकों का जो वर्णन है, वो कवियों लेखकों का वर्णन, कवि एवं लेखक वर्णन कितना है। फिर इसमें पूछा जाता है इसके भाग कितने हैं। प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कब कब किया गया, प्रकाशन वर्ष क्या है। कितने कवि लेखक हैं और ये भाषा कवि कितने हैं, इसमें भाषा कवि कितने हैं और अन्य कवि कितने हैं, हिंदी भाषा के कितने कवि हैं, बाकी कितने कवि हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को बतानी होती हैं और यही प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी पुस्तक पर एक अनुवाद भी है। उस अनुवाद की बात बार बार पूछा गया है कि गार्सा दत्ताशी की पुस्तक का अनुवाद किस भारतीय विद्वान ने किस वर्ष किस नाम से किया। अनुवाद पहले पूछता है कि किसने किया, किसने किया, एक सवाल। दूसरा सवाल कब किया। तीसरा सवाल किस नाम से किया, किस नाम से किया। अगर आपको इतने प्रश्न क्लियर हैं तो आई थिंक कि गार्सा दत्ताशी से आने वाले किसी भी सवाल का जवाब आपसे गलत नहीं होगा, यानी प्रत्येक सवाल का जवाब आप देंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो हमको ये बताना होगा कि गार्सा दत्ताशी और उनका इतिहास लेखन क्या है। उसमें सबसे पहले ये सारे प्रश्न अगर आपको समझ में आते हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अपने हिसाब से फिर पढ़ा करिए। फिलहाल अब आप आगे बढ़िए। अब आपको आगे क्या करना है मैं आगे बता रहा हूं कि जो इतिहास है इनका वो सबसे पहले इस्त्वार द ला पुस्तक का नाम है। इतिहास ग्रंथ का नाम, ठीक, यानी ताशी के इतिहास ग्रंथ का नाम हम यहां लिख दे रहे हैं ताशी के इतिहास ग्रंथ का नाम, नहीं तो फिर आप गड़बड़ न कर दें इसलिए लिख रहा हूं। पुस्तक का नाम है इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के नाम से इन्होंने इतिहास लिखा। दूसरा प्रश्न आपका था कि इसकी भाषा क्या है। ये भाषा मूल रूप से फ्रेंच में है, यानी फ्रांसीसी भाषा में है। ये पुस्तक, ये चूंकि फ्रांस के निवासी थे, ताशी फ्रांस के मूल निवासी थे, तो फ्रांस की भाषा को ही इन्होंने
इसकी भाषा बनाई, यानी इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेंच में लिखा है। और दूसरी बात, इन्होंने जब अपनी पुस्तक लिखी तो इस पुस्तक में इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार कवियों व लेखकों का परिचय दिया, जिसमें हिंदी के सिर्फ और सिर्फ 72 कवि थे। यानी कुल कवि 738 थे। कुल 738 कवियों का वर्णन किया इन्होंने, और 738 कवि में हिंदी भाषा के कवि जो थे, भाषा कहा जाएगा, भाषा कवि जो थे, भाषा कवि यानी हिंदी के कवियों की संख्या जो थी वो 72 मानी जाती है, 72 थी। तो बाकी कवि अन्य भाषा के हैं, यानी उर्दू के हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने उर्दू के कवियों का वर्णन ज्यादा किया है, उनके बारे में ज्यादा बताया है। इसमें भाषा के सिर्फ 72 कवि थे। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी पर अब फिर से आप एक अध्ययन करें कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ही सवाल कभी कभी आता है, ये पुस्तक का नाम देता है और फिर पुस्तक के नाम पर पूछता है कि भैया बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है तासी, और तासी का पूरा नाम था गारसा द तासी। बार बार इसका विवरण दिया जा चुका है। और तासी कहाँ के मूल निवासी थे, तो आपका उत्तर आता है कि तासी फ्रांस के मूल निवासी थे। तासी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था कि तासी किस भाषा के प्रोफेसर थे। तो तासी जो है ये उर्दू के प्रोफेसर थे, रहने वाले फ्रांस के थे, लेकिन उर्दू के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। तो उर्दू के जब प्रोफेसर थे तो अब इनको उर्दू ज्यादा आएगी, इसलिए ये उर्दू के कवियों का वर्णन भी ज्यादा करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि 72 हिंदी के कवियों का वर्णन करने के बाद 738 में जितने कवि बचते हैं वो सब उर्दू के हो जाते हैं। तो उर्दू के कवियों का वर्णन ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से दूसरा सवाल आपका फिर ये तैयार हुआ कि तासी कहाँ के मूल निवासी हैं, फ्रांस के। तासी किस भाषा के विशेष जानकार थे, किस भाषा के प्रोफेसर या प्राध्यापक थे, वो उर्दू के प्रोफेसर या प्राध्यापक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक किस नाम से लिखी, बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी के नाम से पुस्तक लिखी, जो भाषा जिसकी फ्रेंच है। बार बार ये भी बता रहे हैं ये फ्रेंच भाषा में, ये उर्दू के बड़े जानकार थे, लेकिन इन्होंने इतिहास जो लिखा है वो फ्रेंच में लिखा है, क्योंकि ये मूल निवासी कहाँ के थे, फ्रांस के। तो जहाँ के मूल निवासी थे उसी भाषा में इन्होंने इतिहास लिखा है। और इस इतिहास में अब अगली जो बात बताई गई कि इनके इतिहास लेखन की जो पद्धति थी वो कैसी पद्धति थी, वर्ण क्रमानुपाती पद्धति। कैसी? वर्ण क्रमानुपाती पद्धति। और इन्होंने इतिहास लेखन में जो वर्ण क्रमानुपाती पद्धति को अपनाया, वर्ण क्रमानुपाती पद्धति में इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला, किसकी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट से, यानी ABCD के क्रम में इन्होंने कवियों और लेखकों का विवरण दिया। अब यहीं से इनके इतिहास में सबसे बड़ी कमी शुरू हो जाती है। और कमी शुरू हो जाती है का मतलब ये हुआ कि अब पहली बार जब इन्होंने इतिहास लेखन किया तो इन्होंने काल क्रमानुसार इतिहास न लिखकर वर्ण क्रमानुसार इतिहास लिखा। अब एक बात बताइए, किसी का भी विवरण काल क्रमानुसार इतिहास कहलाता है या वर्ण क्रमानुसार इतिहास कहलाता है? नो डाउट कि काल क्रमानुसार ही इतिहास वर्णन होता है। इतिहास वर्णन कभी भी वर्ण क्रमानुसार नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णमाला क्रम में जिसका नाम बाद में है वो भले पहले का हो लेकिन उसे बाद में आना पड़ेगा, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो लेकिन वर्णमाला के क्रमानुसार अगर उसका नाम लिखा जाएगा तो वो पहले आ जाएगा, और अब उसमें इतिहास परक मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इनका इतिहास केवल प्रयास बनकर रह गया, इतिहास नहीं। इन्होंने जो अंग्रेजी वर्णमाला, हाँ ये भी प्रश्न बनता है, आपको प्रश्न से मतलब है, आपको बस ये जानना होता है कि हमको जो इतिहास बताया जा रहा है इसमें इतिहास में प्रश्न क्या बनता है। तो प्रश्न यही बनेगा,
मैं फिर से एक बार सारे प्रश्नों को दोहरा देता हूं। इसमें पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लेखन कब आरंभ हुआ, तो आपका जवाब होगा कि हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि वास्तव में जब हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास है, एक विदेशी विद्वान गारसा दत्त तासी द्वारा किया गया। वो गारसा दत्त तासी ने अपनी पुस्तक किस नाम से लिखी। तो दूसरा प्रश्न अब इस पर आया कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी पुस्तक का नाम इस्त्वार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है। फिर अगला प्रश्न आता है कि ये विदेशी विद्वान यानी गारसा दत्त तासी कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये फ्रांस के मूल निवासी थे, इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक भी किस भाषा में लिखी, फ्रेंच में लिखी। और चूंकि ये उर्दू के प्रोफेसर थे, इसलिए इन्होंने अपनी रचना में उर्दू के कवियों का परिचय ज्यादा देने की कोशिश किया है, जबकि इन्होंने अपनी रचना में हिंदी भाषा के केवल 72 कवियों का वर्णन किया है। और वो भी इनका जो वर्णन है वो वर्ण क्रमानुपाती पद्धति पर है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार इन्होंने कवियों और लेखकों का परिचय देने की कोशिश किया। और इसकी वजह से इतिहास परक जो मूल्यांकन है वो संभव नहीं हो सका, किसी भी प्रकार से इतिहास दृष्टिकोण का अभाव रह गया। इसलिए इस पुस्तक को भी लोगों ने एक प्रयास मानते हुए संदर्भ ग्रंथ कहकर के छोड़ दिया। रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान ने भी गारसा दत्त तासी के इतिहास को संदर्भ ग्रंथ मात्र कहा है, उन्होंने इतिहास नहीं कहा है। ठीक, अब मैं आपको और दूसरी बात बताने चल रहा हूं कि तासी का जो इतिहास है, अब ये आया कब कब और कितने भागों में आया, तो इसी बात पर हम थोड़ी सी चर्चा फिर से करेंगे। अब अगला देखिए, जो भी आपके लिए उपयोगी हो उसे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर अपना नोट्स बनाया करिए। तासी की पुस्तक का प्रकाशन भाग, तासी की पुस्तक का प्रकाशन, ये जो 3 भागों में बताई जाती है। इसका पहला भाग जो है, पहला भाग ये कब आया है, 1839 ईस्वी में आया है। और दूसरा भाग जो है वो 1800, अच्छा एक एक अलग अलग लिखे। दूसरा भाग इसका जो है 1848 में आया है, 39-48। और तीसरे भाग की भी चर्चा की जाती है। वो तीसरा भाग बताया जाता है कि ये 71 में आया था, यानी 1871 ईस्वी में आया था। तो यही हमारे पास ये पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष है। हालांकि कुछ पुस्तकें इसको 1847 में भी मानती हैं, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है 47-48, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्रियर्सन की ही पुस्तक है, ग्रियर्सन ने उसका लेखन 1887 में समाप्त किया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल उसका प्रकाशन, क्योंकि एशियाटिक बुक सोसाइटी आप बंगाल से वो 88 में प्रकाशित हुई थी, तो उसका प्रकाशन वर्ष वही मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति कभी आने पर ये अपने अनुसार समझे रहिएगा। हालांकि ये जो पहला भाग है ये 1839 यही मूल है, यही मूल रूप से पूछा भी जाता है कि तासी की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है। तो 1839 ईस्वी, ये तिथि आपको जरूर याद रखनी है। दूसरे और तीसरे भाग की तिथि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी 48 और 71 आप अगर ध्यान रखते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात होगी। अब देखिए, इनके प्रकाशन के बाद, कवियों के विवरण के बाद, तासी की पुस्तक पर एक तीसरी जो विशेषता है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बार बार पूछी जाती है, तासी की पुस्तक का अनुवाद। तासी की पुस्तक का अनुवाद। तो तासी की पुस्तक का जो अनुवाद है वो किसने किया है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या कभी कभी लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय भी लिखा मिल जाएगा। तो सागर और शंकर को लेकर के टेंशन में मत आइएगा, नाम एक ही है। लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय कहे या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहे, इससे बहुत परेशान मत होइएगा, लेकिन लक्ष्मी शंकर सागर दोनों ही इन्हीं को कहा जाता है।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिख दिया है बस। बाकी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी और वार्ष्णेय ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सागर और शंकर इनके नाम के साथ दोनों यदा कदा इस्तेमाल किया गया है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ताशी की पुस्तक का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनकी पुस्तक का अनुवाद 1952 ईस्वी में किया। कब किया? 1952 ईस्वी में किया। और इसका अनुवाद का नाम जो था, उन्होंने लिखा था हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। यानी अब सवाल ये आता है कि गारसा दत्तासी की पुस्तक का अनुवाद किसने किया? तो गारसा दत्तासी की पुस्तक का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इनकी पुस्तक का अनुवाद किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इनकी पुस्तक का अनुवाद 1952 में हुआ था। और इनकी पुस्तक का जो नाम था, यानी हिंदुई साहित्य का इतिहास किस पुस्तक का अनुवाद है, कभी कभी ये भी पूछेगा। तो हिंदुई साहित्य का इतिहास किसका अनुवाद है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का अनुवाद है। और पूछेगा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का अनुवाद किस नाम से किया गया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने 19वीं शताब्दी के पूर्व जो इतिहास पढ़ा, 19वीं शताब्दी में वास्तविक इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला प्रयास था गारसा दत्तासी द्वारा किया गया, यहां से संदर्भित जो प्रश्न थे उनकी परिसमाप्ति हुई। अब इसके दूसरे पार्ट में हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन लेकर के, पहला वास्तविक इतिहास लेखन, पहला प्रयास नहीं, प्रयास तक बात खत्म हो गई, अब पहला इतिहास लेखन लेकर के आएंगे। ये इसका दूसरा भाग होगा, दूसरा पार्ट होगा। पार्ट 2 में आप जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और उनके इतिहास के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप दूसरा पार्ट जैसे ही देखेंगे, उसमें आपको जॉर्ज ग्रियर्सन और उनका इतिहास लेखन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।